हम लोग 10 क्लास का साइंस पढ़ रहे थे, जिस पे हमने तीसरा पाठ पढ़ना शुरू किया है। उसका नाम है धातु एवं अधातु। ठीक है, तो ये हम लोग का धातु एवं अधातु का तीसरा भाग है। इससे पहले भाग में ये पार्ट 1 है। पहला पार्ट में हमने भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ा था। पहला पार्ट में मैंने भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ा था, और दूसरे पार्ट से अब तक हम लोग रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का तीसरा भाग है। हमने 3.2.3 ये पॉइंट है, यहाँ से आगे पढ़ेंगे हम लोग। इससे जो पिछले पॉइंट्स हैं सारे मैंने कवर कर रखे हैं। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि हम हर एक पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो आधा देख के, 1 मिनट देख के, उससे कम देख के छोड़ देते हैं, उनको लगता है समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो अगर जब तक आप पूरा देखेंगे नहीं कोई भी चीज़ को, तो आपको समझ में कैसे आएगा। आप पूरा देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है देखिए 3.2.3 क्या है। क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं, मतलब जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग पहला चैप्टर में भी पढ़े थे। ठीक है, अभी क्या होता है, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। मतलब जब कोई भी धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, उसमें संगत लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, मतलब कोई भी धातु है, उसमें आप अम्ल डाल दिए, तनु अम्ल डाल दिए, तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, जब धातुएं दो बार लिखी गलती से, जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, सारे अम्ल को छोड़कर सिर्फ नाइट्रिक की बात हो रही है यहाँ पे, जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो क्यों नहीं होता है, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, इसमें भी H2 गैस उत्पन्न होता है, लेकिन क्या है कि ये जो हम लोग का HNO3 है ये प्रबल ऑक्सीकारक है, इसलिए क्या करता है, H2 को फिर से ऑक्सीकृत करके H2O यानी कि जल में परिवर्तित कर देता है। इसके लिए H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्या है आगे, लेकिन मैग्नीशियम एवं मैग्नीज, ठीक है, अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये दो हैं आपका, एक मैग्नीज हो गया, सॉरी एक मैग्नीशियम हो गया और दूसरा मैग्नीज हो गया। ये दो ही एक धातु हैं जो आपका नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो कॉपर है जो HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आपको एक एक करके पता चलती जाएंगी आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो आगे क्या है, आगे यहाँ पे है अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने अभिक्रियाशीलता की बात कर रहे थे पिछले वीडियो में भी, और आगे भी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में भी। ठीक है, तो जो धातु ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा, ठीक है, हमने देखा था कि सभी धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, लेकिन सबका जो अभिक्रिया करने का दर है वो समान नहीं है। कोई जल्दी करता है, कोई लेट से करता है। ठीक है, तो जिसकी अभिक्रियाशीलता अधिक होता है वो तुरंत अभिक्रिया करता है, और जिसकी अभिक्रियाशीलता कम होती है वो बहुत देरी से अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर आपका कोई एक, यहाँ पे देखते हैं, अगर धातु A धातु B को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है तो धातु A धातु B की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो यहाँ पे एक धातु A है, ठीक, एक B धातु का विलयन है, B का लवण विलयन, B कोई धातु है उसका लवण विलयन है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, ये A धातु क्या है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है, और यहाँ पे B का कोई एक लवण विलयन है, तो ये जो धातु A है वो इसका जो लवण विलयन के साथ अभिक्रिया करके ये इससे मिल जाएगा, क्योंकि जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होगा वो अभिक्रिया करके दूसरे में मिला हुआ रहेगा, और जो कम रहेगा वो हट जाएगा।
तो धातु ए क्या है, अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो वो क्या करेगा, बी का जो लवण विलयन है वो लवण विलयन इसके साथ आ जाएगा, तो ए का लवण विलयन हो जाएगा और जो बी था वो धातु बी अलग हो जाएगा। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया जहाँ भी होता है, ठीक है, आप देखेंगे कहीं भी विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है तो वहाँ पे पहले एक धातु क्या करता है, दूसरे धातु का जो लवण रहता है उसके साथ चला जाता है और दूसरा धातु अलग हो जाता है। तो जो धातु दूसरे को विस्थापित करता है, ठीक है, और अपने उसके साथ अभिक्रिया करता है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो यहाँ पे ए ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा, बी कम अभिक्रियाशील होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे हम लोग को अगला पॉइंट जो है वो सक्रियता श्रेणी है। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी क्या है? सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं का क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तो यह एक ऐसा श्रेणी है जिसमें धातुओं की जो क्रियाशीलता है उसको अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो लिस्ट मैंने लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये हाँ यहाँ पे देखिए, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम, ठीक है, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, उसके बाद क्या है सिल्वर और गोल्ड। ये ख़त्म हो जाता है लिस्ट। ठीक है, आपकी किताब में भी इतने लिस्ट दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में अगर आप देखेंगे तो इतना ही लिस्ट दिया हुआ है। तो ये क्या है आपका अभिक्रिया सक्रियता श्रेणी है। ठीक है, मतलब ये जो धातु है ना ये इसका क्रियाशीलता श्रेणी है। अभी मतलब सबसे ऊपर में क्या है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है वो सबसे ऊपर है, उसका घटते क्रम में है, और नीचे सबसे कम अभिक्रियाशील धातु क्या है, तो गोल्ड सोना जो है वो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, तो ये हम लोग का तीसरा पार्ट था। ठीक है, ये तीसरा पार्ट था हम लोग का। इसके बाद क्वेश्चंस कुछ हैं, मैं वो क्वेश्चंस अगला भाग में बताऊंगा, और उसके बाद आगे की चीज़ों को हम लोग एक एक करके सीखते जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। ठीक है, सब साथ में सीखेंगे तो अच्छी बात होगी। ठीक है, धन्यवाद।